हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 फिनिश करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन रह गए थे। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में 3rd, 4th और 5th तीनों क्वेश्चन हम फिनिश करेंगे। ओके, देन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन क्या है। देन दिस इज और 3rd क्वेश्चन, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई क्या है, रेशियो है किसका, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का एंड डायमीटर डी। सरकमफेरेंस को यहाँ पे सी का आ गया और डायमीटर को डी। इट मीन्स पाई एक रेशियो है। देखिए पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे ये डिफाइन है, दिया हुआ है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, जहाँ सी क्या है, सरकमफेरेंस है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस है, और डी क्या है, डायमीटर है सर्कल का। इट मीन्स पाई किसी सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, अनुपात है। ओके, तो ये कह रहा आगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये कह रहा है कि ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है क्या, कि पाई एक इरेशनल है। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन। इट मीन्स कि आप ये जो टकराव हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, ओके, कि पाई एक इरेशनल है और पाई को सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो क्या है, सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, पहली जो वीडियोस आई थी उन क्लासेस में हम लोगों ने यही देखा कि पाई क्या है, इरेशनल है। क्या है, पाई एक इरेशनल है। ओके, क्यों, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही रिपीट होता है। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस पाई को हम किस कैटेगरी में रखे हैं, इरेशनल के कैटेगरी में। ओके, और है भी है इरेशनल, इसमें दिया भी है, यहाँ पे फैक्ट दिया कि फैक्ट क्या है, पाई एक इरेशनल है। तो पाई एक इरेशनल है, बट इस पाई को सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा गया है। और सी अपॉन डी क्या है, सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। सी अपॉन डी क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और कोई भी नंबर यदि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, रेशनल कहा जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर, यदि हमने डेफिनेशन यही पढ़ा कि यदि कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये क्या है, ये रेशनल है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे पाई भी सी अपॉन डी जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है यदि इस तरह से है तो। ठीक है, यदि पाई को सी अपॉन डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये तो सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू के फॉर्म का ही है। इट मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये नंबर आ गया, और जब ये नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया तो पाई भी क्या है, रेशनल है। ओके, पाई भी एक रेशनल है, बट हमारा फैक्ट ये कहता है कि पाई एक इरेशनल है। तो इधर रेशनल है, इधर इरेशनल है, यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन हुआ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, अलगाव हो गया। ये कह रहा है इरेशनल, ये कह रहा है कि रेशनल है। ठीक है, तो दोनों में तो टकराव हुआ ना। तो इसी टकराव को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि क्या ये दोनों पॉसिबल है, इधर ये रेशनल हो सकता है, इधर इरेशनल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही था। तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले, हाँ, यहाँ पे सी और डी भी डिफाइन है। सी क्या है, सरकमफेरेंस है सर्कल का, और डी क्या है, डायमीटर है, व्यास है सर्कल का। इट मीन्स सर्कल का सरकमफेरेंस और व्यास, इन दोनों का ये रेशियो है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये रेशियो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है सी अपॉन डी, ये एक तरह से आप कहोगे कि ये रेशनल हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। जबकि पाई अपने डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि इस पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इधर इरेशनल हुआ, इधर रेशनल हो गया, तो दोनों में टकराव हुआ। हाँ, सही बात है, यहाँ पे हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, जो सी अपॉन डी है जो कि हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ है,
जो रेशनल नंबर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर जब भी हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। इस P अपॉन Q को भी आगे हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, हम ये भी तो लिखते हैं आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिखते हैं। जब भी हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और P और Q को क्या लिखते हैं, इंटीजर्स हो और Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ये भी लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो C अपॉन D लिखी गई है, दी गई है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं कहा गया कि C और D दोनों इंटीजर हों या D की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। C और D के बारे में पूरे इस एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया कि C और D क्या होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए या आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता C अपॉन D के बारे में कि C और D कैसे होने चाहिए, इनका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे ये नहीं बताया गया। हाँ, बस दे दिया गया कि ये रेशियो है, ये तो दिया तो गया है ये, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया कि ये रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का किसी सर्कल का, ओके। बट C और D के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये इंटीजर है या क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या है, यहाँ से तो क्लियर हो गया कि C अपॉन D के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, बट रेशनल नंबर के लिए P अपॉन Q के फॉर्म का होना चाहिए, जो कि ये दिखाई दे रहा है। तो केवल P अपॉन Q के फॉर्म में होने की वजह से इसे हम क्या रेशनल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो दिखाया जाता है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और दोनों इंटीजर भी नहीं होने चाहिए, ये भी तो डिफाइन करते हैं ना, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें C अपॉन D में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई है, ओके। और दूसरी चीज़ अब देख लो, इसके लेफ्ट साइड में ये जो पाई दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट दे रहा है कि पाई एक इरेशनल है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब ध्यान से देखें, जब ये पाई एक इरेशनल है, इट मीन्स C अपॉन D में C जो सरकमफेरेंस है और D जो डायमीटर है, या तो C इरेशनल होगा, ठीक है, या तो C इरेशनल होगा या फिर D इरेशनल होगा। क्लियर है? ये इरेशनल कैसे हो सकता है, पाई इरेशनल कैसे हो सकता है, या तो एक इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करें, ठीक है, या फिर एक रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करें। इट मीन्स इन दोनों में से C और D में से कोई इरेशनल है, या तो C इरेशनल है या तो D इरेशनल है या फिर दोनों C एंड D दोनों इरेशनल है, ठीक है, या तो ये दोनों C और D दोनों इरेशनल हो सकते हैं। क्लियर है? देखो, या तो सरकमफेरेंस इरेशनल होगा या फिर डायमीटर इरेशनल होगा या फिर सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इरेशनल में ऊपर इरेशनल है और नीचे रेशनल हो, मान लो, ठीक है, मान लो C इरेशनल है और D रेशनल है, तो जब इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल। क्लियर है? तो तब ये इरेशनल होगा। और मान लो नीचे वाला ये इरेशनल है और ऊपर सरकमफेरेंस रेशनल है, इट मीन्स कि रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल होता है, ओके, तो भी यहाँ पे इरेशनल है। और जब ये दोनों इरेशनल हो, ठीक है, इट मीन्स इरेशनल अपॉन इरेशनल हो तो भी इरेशनल हो सकता है, ठीक है, तो भी इरेशनल हो सकता है, जो कि ये एक इरेशनल है, पाई एक इरेशनल है। तो इसके बिहाफ पे, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये पाई की जो वैल्यू है C अपॉन D एक क्या है, इरेशनल है, एक क्या है, इरेशनल है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, इरेशनल है, ओके। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था फ्रेंड्स, ओके, कि C और D में से कोई एक, चाहे C या D या फिर दोनों इरेशनल है, तभी इन दोनों का ये जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक पाई आ रहा है, और पाई क्या होता है, एक इरेशनल होता है। इज इट क्लियर? आई होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओके।
रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इससे पहले भी रूट वाले नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, किया भी है, जैसे रूट 2, रूट 3, इस तरह के नंबर को रूट 2, रूट 3, रूट 5। ओके, इन सभी नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाले नंबर आ गए, जैसे 9.3 यहाँ पे आ जाएगा मान लो 5.3 या फिर 4.5 रूट के अंदर, या फिर 3.5 या फिर 5.3। इस तरह के यदि नंबर आ गए और इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे। ओके, क्योंकि पहले पॉइंट वाले तो हमने नहीं किए थे, 2, 3, 5, 7, 8 ऐसे किए थे, ठीक है। बट अब डेसिमल वाले भी आ गए यहाँ पे रूट के अंदर। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबके लिए एक ही मेथड है, किसी के लिए भी अलग अलग मेथड नहीं है, एक आप समझ लो, बाकी कोई भी पॉइंट के अंदर दिया हो नंबर तो आप सबको रिप्रेजेंट कर लोगे नंबर लाइन पे। ओके, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया करें, वीडियो को स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको अगला स्टेप ना समझ में आया हो और आप आगे देख रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, बोर होने वाला टॉपिक नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, किसको, रूट 9.3 को। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 9.3, ओके, इसको स्केल में मेजर कर लो, ठीक है। हर किसी के पास स्केल होती है, स्केल से मेजर करके 9.3 स्केल जो होती है उसमें मेजर करके यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट कितने की है, जितना यहाँ पे दिया है उतने लेंथ की ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 9.3 है तो यहाँ पे 9.3, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लेते हैं ये A है और इसको मान लेते हैं O, ठीक है, इतना क्लियर है। इट मीन्स AO या OA इक्वल टू कितना है, 9.3। क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखना, OA हमने 9.3 ड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, O से यहाँ से, ठीक है, आप अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर देख लेना। इट मीन्स 1 यूनिट, एक यूनिट, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट और आगे ड्रॉ कर लेना ऐसे, मान लो ये 1 यूनिट है, ठीक है, और ये O है तो इसको मान लेते हैं B, ठीक है। क्या किया मैंने, OA डिस्टेंस इतना मेजर करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, OB इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। OB इक्वल टू 1 यूनिट हमने ड्रॉ कर लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा लिया यहाँ से O से, ठीक है। अब AB कितना हो गया, ध्यान से देखो, AB कितना हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू कितना हो गया, पहले से 9.3 है ये। इट मीन्स OA प्लस OB, OA कितना है, 9.3 प्लस ये कितना है, 1 इक्वल टू 10.3। ओके, AB कितना हो गया, 10.3। क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखें, यहाँ से लेके A से लेके B तक आपका हो गया 10.3। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, कंपास लेना है, ठीक है। कंपास लेने के बाद जो AB दिखाई दे रहा है, ये AB, इस AB का मिड पॉइंट हमें सर्च कर लेना है, मिड पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, AB का, OA का नहीं, AB का, इसका, ठीक है, इसका मिड पॉइंट हमें सर्च कर लेना है। अब रही बात, ये एक लाइन सेगमेंट है AB एक लाइन सेगमेंट है। अब इसका मिड पॉइंट कैसे सर्च करें, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे सर्च करें, तो करते क्या है, कंपास को लेते हैं, जो भी लाइन सेगमेंट होती है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे आधा है यहाँ तक, मान लो यहाँ तक आधा लग रहा है आपको हाफ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लो इधर इतना, और यहाँ पे कंपास को रख लो इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया, और हाफ डिस्टेंस लेके ऊपर भी आर्क लगा लो और नीचे भी ऐसे सेम, ठीक है। इट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा इधर से ये, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पे रख के फॉलो करो, आर्क लगाओ ऊपर भी और नीचे भी, तो आर्क लगाओगे तो ऐसे लगेगा इस तरह से, ठीक है। इट मीन्स 2 क्रॉस पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब स्केल रख के दोनों क्रॉस पॉइंट को सीधा मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे देखो, इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन पहले वाली लाइन सेगमेंट को यहाँ पे ज्वाइन हो रही है,
कट कर दिए, ठीक है। यही आपका मिड पॉइंट होता है, यही आपका मिड पॉइंट होता है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे आप फॉलो कर लेना, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। अब हम क्या करेंगे, मान लो ए बी का हमें मिड पॉइंट सर्च करना है, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया कंपास में, और लेने के बाद ऊपर आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, ठीक है। फिर सेम यहाँ से लगाया, यहाँ से रख के ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अब इसको और इसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे आप, तो ऐसे ज्वाइन होगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो यही आपका मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। किसी भी लाइन सेगमेंट को ऐसे ही हम बाइसेक्ट करते हैं, ओके। इट मीन्स कि इसका मिड पॉइंट ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो उस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो अपने कंपास में मेजर करके, और दोनों तरफ से आर्क लगा लो, और दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को ज्वाइन कर दो। यहाँ इस लाइन पे जहाँ वो मिलेगा वही उसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर है। मान लो इसका मिड पॉइंट हमने सर्च कर लिया और ये है सी। क्या है ये, सी, ओके। बस आप सुनते रहो ध्यान से, ये सी है। अब क्या करना, सी को सेंटर लेके, और ठीक है ए तक डिस्टेंस ले लो। इट मीन्स ए सी को रेडियस ले लो, ए सी को रेडियस लेके, ठीक है। इट मीन्स इतनी डिस्टेंस लेके सेंटर सी को लेके एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सी को सेंटर मान के और ए सी रेडियस लेके या फिर बी सी रेडियस लेके। क्यों, क्योंकि सी तो मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर है इतना, ओके। तो आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ओके। तो देखो अब सी हमने फाइंड आउट कर लिया। सी कैसे आया मैंने दिखा दिया पहले ही, ओके। अब सी को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे ड्रॉ हुआ। क्लियर है, ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ओके। सेमी सर्कल दोनों पॉइंट ए और बी से होता हुआ जाएगा यदि सी को हम सेंटर ले रहे हैं तो, क्योंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ तक तो ये हो गया। अब आते हैं फिर पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आप कंपास से ड्रॉ कर लो या फिर डी ले लो, डी के हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये एक हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। इट मीन्स पॉइंट ओ पे हमने 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का, तभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ओके। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर इस सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस को जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को यहाँ पे मान लो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, जो ओडी डिस्टेंस होगा ये ओडी, ओके, ओडी यहाँ पे लिख लो, ओडी इक्वल टू यही डिस्टेंस आपका रूट 9.3 होगा, ओके। ये जो ओडी होगा, जो सरकमफेरेंस के इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर, ओके, ओडी, ये ओडी ही आपका रूट 9.3 होगा, ओके। अब जब हमें पता चल गया कि ये आपका 9.3 है, इट मीन्स कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये ओडी, यही डिस्टेंस आपका रूट 9.3 है, ठीक है। रूट 9.3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। अब इसी डिस्टेंस को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो ये मैंने जीरो, ये ओ ले लिया था, यहाँ पे ये जीरो होता है। अब यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, इट मीन्स कि 0 1, ये 1 हो गया, और इसको आगे और ड्रॉ कर लो तो ये नंबर लाइन है। अब इसी नंबर लाइन पे हमें देखना है कि ये 9.3, रूट 9.3 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, कहाँ आएगा। तो क्या करना है, सिंपल, इसको मेजर कर लो आप अपने कंपास में या फिर स्केल में, और देख लो इस पे कहाँ आ रहा है, या फिर यहाँ से ऐसे मेजर करके ऐसे आर्क लगा लो, ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे, ठीक है। आर्क लगा के देख लो, तो मान लो ये आर्क लगा के देख लिया हमने, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये इस देखो नंबर लाइन को ये वाला आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लो ये हो गया आपका A B C D, ये पॉइंट मान लो E है।
क्या है, ई है, और यही वाला पॉइंट आपका है √9.3। क्लियर है इतना। ऐसे ही किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे 9.3, 3.3, 5.3 कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो जो यहाँ पे प्रोसेस हमने फॉलो किया है सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, और फिर ऐसे देख लेना है ड्रॉ करके कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, वही आपका वो रिक्वायर्ड नंबर होगा। कोई भी नंबर हो रूट के अंदर, ठीक है, चाहे वो डेसिमल में हो या कोई भी हो। हाँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबके लिए प्रोसेस सेम यही होगा। ओके, यहाँ तक तो हमने ड्रॉ कर लिया कि नंबर लाइन पे ये कहाँ पे नंबर आएगा, ये इसका जो एग्जैक्ट जो पोजीशन होगा वो पॉइंट ई है। ओके, तो हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया और यही इसका प्रोसीजर है। देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताओ ये OD कैसे कहेंगे कि ये आपका 9.3 है, ठीक है। हम कैसे कहेंगे कि OD 9.3 है, या कोई भी वैल्यू आप बोल रहे हो कि मान लो यहाँ पे 5.3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये 5.3 हो जाएगा, कैसे, ठीक है। तो अब इसके सत्यापन के बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में अब हम सोचेंगे, अब देखेंगे कि ये कैसे, क्या सच में ये 9.3 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा सेंटर है इससे इस D को मिला दो, ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। सेंटर C से D को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखो COD ये पॉइंट O है। अब एक ट्राइंगल बन रहा है COD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो एक ट्राइंगल COD राइट एंगल ट्राइंगल बना और राइट एंगल पॉइंट O पे है। क्लियर है इतना। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, देख लेना ये कैसे हैं ये सारी चीज़ें। अब हमारा टारगेट होगा कि OD को हम 9.3 लाए, √9.3, OD = √9.3 कैसे है, हमें यही लाना है, OD = √9.3। अगला टारगेट हमारा यही है। ड्रॉ कैसे करते हैं वो तो आपने देख लिया, ठीक है। ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ लिया, देख लिया, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये OD, ये √9.3 कैसे आई, अब इसे हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए हम इसका क्या, चलो ये यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो COD में ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये गिवन है। CD कितना होगा, ध्यान से देखो CD भी तो रेडियस ही है ना। CD क्या है, रेडियस है। AC क्या है, रेडियस है। BC क्या है, रेडियस है। और रेडियस यहाँ पे हमने क्या लिया है, रेडियस किसका, AB का हाफ होगा, ये आधा है ना। तो देख लो AB का हाफ निकाल लो, रेडियस कितना होगा। अब ध्यान से देखो AC = AB/2, क्यों, क्योंकि AB का हाफ है AC। तो AB कितना है, AB हमारा दिया हुआ है 10.3/2। अब इसे फाइंड आउट कर लो, 5.15, ये हो जाएगा 5.15, ठीक है। तो ये हो गया 5.15, इट मीन्स AC = आ गया आपका 5.15। ओके, ये मिल गया हमारा 5.15। क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो OC कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है, यहाँ से ये कितना है। अब तो ध्यान से देखो BC आपका कितना है, ये रहा, ठीक है भाई, जितना AC है उतना ही तो BC है, ठीक है। या फिर AC = BC = CD, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये BC भी रेडियस है। तो रेडियस तो इक्वल ही होती है सेमी सर्कल की चाहे सर्कल की। तो चलो CD = इतना है AC, और AC इतना है तो CD भी आपका इतना ही हो जाएगा। CD = 5.5, ये बोल दो रेडियाई, ये क्या है, रेडियस है। दोनों AC CD दोनों क्या है, रेडियस है। चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे CO कितना है, ये। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा BC
BC माइनस OB कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये BC है और यहाँ से यहाँ तक ये CO है और ये OB है। तो इस BC में से इस OB को माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है इतना? तो ये है CO इक्वल टू BC माइनस OB, BC माइनस OB, और BC कितना है 5.15 माइनस OB कितना है 1। OB हमने कितना यूनिट लिया था 1 यूनिट। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 4.15। तो CO, अब CO कितना आ गया 4.15। ओके, अब ध्यान से देखो, ये मिल गया, तो क्या इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते पाइथागोरस से? बिल्कुल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए इसको फाइंड आउट किया है मैंने। ठीक है, ये गिवन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलो, अब हमें ये मिल गया डिस्टेंस, ये है 4.15 यहाँ तक। ठीक है, ये मिल गया, इतना है ही यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल COD। इस COD में अब ध्यान से देखो, CD स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बाई पाइथागोरस। इधर लिख लेना आप बाई पाइथागोरस। देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब CD, ये रहा CD की वैल्यू कितनी है 5.15 का स्क्वायर इक्वल टू ये 4.15 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू प्लस OD स्क्वायर। OD हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लो आप। ठीक है, तो तो अब ये देख लेते हैं आगे, इसका स्क्वायर देख लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर, तो ये तो फिर 25 होगा। ओके, और ये 51 बच गया, 51 में 52 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 25, 2 5 6 2, तो ये हो गया 2 6 5 2 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे इक्वल टू। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 5 5 या 25 और ये मल्टीप्लाई करोगे 41 में ये, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 17। ओके, 4 4 या 16, ये हो गया प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब इसको इधर लाके माइनस कर दो। ठीक है, जब ये इधर माइनस हो जाएगा आके, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बचेगा OD स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 17.2225, ये 0 0, ये भी 0, 5 में से 2 गया 3 पॉइंट और 26 में से 17 माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 9.3। ओके, अब इधर OD स्क्वायर इक्वल टू 9.3, तो OD इक्वल टू ये स्क्वायर इधर हटेगा तो ये किस में आएगा, रूट में आएगा 9.3। ओके, क्यों? क्योंकि इधर ये 0 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो ये बचा इधर 9.3, और जब ये स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, तो इधर जो वैल्यू है वो किसके अंदर होगी, रूट के अंदर। ओके, तो OD इक्वल टू रूट 9.3। अब ध्यान से देखें, OD इक्वल टू रूट 9.3। क्लियर है? ये कैसे आया, पाइथागोरस पे ये बेस्ड है। ओके, सारी चीज़ें बेस हमें देख लेना कहाँ से आ रहा है। ये आपका रेडियस है, रेडियस कैसे फाइंड आउट हुआ ये हमने देख लिया। उसके बाद से परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो जो पाइथागोरस का जो रूल है उसको यूज़ करके हमने ये OD को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है इतना? तो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और ये जो प्रोसेस है नॉट ओनली 9.3, ओके, बट फॉर ऑल वैल्यूज वी विल फॉलो दिस स्टेप एंड रूल। ओके, कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी पॉजिटिव पॉइंट में या बिना पॉइंट में, ठीक है, तो उन सभी के लिए यही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। और जो भी यहाँ पे ये जो आएगा डिस्टेंस, ठीक है, ये जो यहाँ पे ये नंबर होगा वही होगा। यहाँ पे 9.3 है तो ये 9.3 ही होगा। मान लो यहाँ पे 3.5 है तो ये 3.5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप ये 3.5 यहाँ पे ड्रॉ किए रहोगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 9.3 था तो आपने सबसे पहले 9.3 ड्रॉ किया, ओके, बट जब यहाँ पे 3.5 रहेगा तो आप इसको पहले 3.5 ड्रॉ करोगे, फिर एक यूनिट लोगे, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो
तो जितनी ये यहाँ से डिस्टेंस है वही यहाँ पे रूट में आ जाती है, यहाँ पे रूट में आ जाती है, जबकि यहाँ पे 9.3 विदाउट रूट था। ओके, देन आई होप सो कि ये प्रोसेस समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और वो होगा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है 1/√7, 1/√7। अब इसमें हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन। एक बार इसको देख लेते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होता है। ओके, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, हर का परिमेयीकरण, ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर हर और रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयीकरण होता है। डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण मतलब हर का परिमेयीकरण। जैसे देखो यहाँ पे हर देख लो, इस क्वेश्चन में 1/√7 में √7 क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इस डिनोमिनेटर इरेशनल को इसके जगह पे हमें इसको रेशनलाइज करके लिखना है। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे रेशनल की वैल्यू लिखनी है कि हाँ यहाँ पे कौन सी रेशनल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसको रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 1/√7 है। ठीक है, तो करेंगे क्या सिंपली ध्यान से देखो, √7 है तो √7 से ही ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे √7 है तो दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, सेम वैल्यू से, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कट जाएगी तो फिर यही वैल्यू हमारी रह जाएगी। ओके, अब ध्यान से देखो, √7 से 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 1 × √7 और ये हो जाएगा √7 × √7। ओके, इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया √7 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, √7 × √7 = 7। कई बारी बता चुका हूँ इधर। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में √7 था यहाँ पे, अब ध्यान से देखो सॉल्व करने पे यहाँ पे 7 आ गया, बट ऊपर √7 आ गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ गया, 7 एक रेशनल नंबर है जबकि √7 एक इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल था पहले, अब क्या है आंसर में, यहाँ पे 7 आ गया जो कि एक रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या हो गया, इरेशनल से रेशनलाइज हो गया ये। ठीक है, इट मीन्स इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में करना, और भी आगे जो क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड है आपका 1/√7 - √6। ओके, क्या करेंगे आगे, 1/√7 - √6 करना क्या है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही नंबर था, बट यहाँ पे अब 2 नंबर आ गए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, करेंगे क्या, यहाँ पे जो नंबर है सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया √7 और √6। यहाँ पे देखो अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ध्यान से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो साइन है माइनस का, ठीक है, तो जो यहाँ पे साइन होगा इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस रखेंगे और जब यहाँ पे प्लस है तो माइनस रखेंगे दोनों जगह। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना हमेशा कि जो ऊपर और जो नीचे रहेगी वैल्यू वही सेम वैल्यू ऊपर भी होगी। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो यहाँ पे भी प्लस वाली ही वैल्यू होगी, सेम वैल्यू रहेगी, ताकि ये ऐसे कट भी जाए तो ये वैल्यू इतनी ही रहे। ठीक है, बैलेंस भी रहना चाहिए हमेशा, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलो अब देखते हैं, अब यहाँ पे माइनस था, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस रख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे के लिए ये देख लेना आप। अब देखो 1 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर होगा, √7 + √6। ओके, अब इधर क्या आ गया, √7। ओके, इधर ये हो गया। अब ध्यान से देखो, √7 - √6 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में √7 + 6 √6। ओके, इट मीन्स यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी ये बन जाएगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस a + b
ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पहले भी आई थी, मैंने बताया था, ध्यान से देखें। एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, सेम वैल्यू। ओके, तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर है। और जब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, मतलब ये आइडेंटिटी आती है, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इट मीन्स इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख लिया। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 7 रूट प्लस रूट 6 अपॉन, देखो स्क्वायर से ये रूट को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। पीछे कई बार इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हो गया ये 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन क्या हो जाएगा 1। ओके, अब चाहे नीचे 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही होती है। तो ये हो गया रूट 6 और यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब ध्यान से देखें, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, रेशनल है। अब यहाँ पे 1 लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। ओके, देन आई होप सो कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसका 1 अपॉन ये थर्ड पार्ट रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, इतना, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे, सेम वही काम पहले वाले जो क्वेश्चन में किया था, सेम वही है। रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस, माइनस रूट 2 और यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2। अब यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट में कर लो आप। ओके, देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे सेम वही आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ये कर लेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो सेम वैल्यू ये आ जाएगी, रूट 5 माइनस रूट 2। ओके, अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इधर ब्रैकेट में लिख दो ए माइनस बी। ओके, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख लिया। अब इधर हम लिख लेंगे ये रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2। अब ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो गया 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 और ये हो गया हमारा आंसर। डिनोमिनेटर में देखो 3 आ गया और ये एक इरेशनल नहीं है, ये जबकि एक रेशनल है। 3 क्या है, रेशनल, तो इसका रेशनलाइजेशन फॉर्म ये हो गया। क्लियर है इतना? देन आई होप सो कि समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। ओके, सेम आइडेंटिटी आएगी, यही वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी की।